जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम कैफ 6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की एक क्विक रिवीजन, एक क्रैश कोर्स को आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक लेक्चर में आपको एक चैप्टर कवर होगा और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको प्रैक्टिकली याद करनी चाहिए, क्रैम करनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड, और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको आपको जस्ट गो थ्रू करना है और आप उसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, वो हम आपको यहाँ वो भी डिस्कस करेंगे साथ-साथ, खासतौर पे चैप्टर 1, 2 एंड 3 में। क्योंकि आपको पता है इनमें से आपकी जस्ट थ्योरी आती है 7 से 8 नंबर की, कभी-कभी 10 नंबर की भी आ जाती है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जी, वो पहले कहता है कि टैक्सेशन की डेफिनेशन क्या है? हमें पता है कि टैक्सेशन क्या है, टैक्स हम गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का, पैसा इकट्ठा करके मुल्क को, कंट्री को चलाने का एक क्या है सोर्स है। मेन सोर्स क्या है? टैक्सेस हैं जो वो इंडिविजुअल से, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन से, जस्ट लाइक पार्टनरशिप से एंड कंपनी से क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। अब उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि उसने रेवेन्यू कलेक्ट करना है और रेवेन्यू कलेक्ट करके अपनी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना जो उनका कंट्री है, कंट्री को उन्होंने चलाना है। अब उसके कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। आप अगर ये जो डेफिनेशन है आप जस्ट अगर पढ़ भी लें तो आपको ये क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बातें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना? रेज़ रेवेन्यू टू यूज़ इट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। बस ये आपको माइंड में आपको पॉइंट हो कि ये बात हो रही है। बाकी आपकी अपनी इंग्लिश अच्छी होगी, आप अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं। फिर क्या है? टू प्रोमोट वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीज़न्री। आपको पता है कि जैसे इमरान खान कहता है कि अमीरों पे हम टैक्स ज़्यादा लगाएँगे, उनसे पैसे लेकर उससे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिससे जो गरीब तबका है हमारे मुल्क का, वो भी ऊपर आने उनको भी ऊपर आने का क्या मिलेगा, चांस मिलेगा। फिर थर्ड में भी सेम क्या है, कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनकम। मतलब जो मेन चीज़ है वो क्या है, गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करना है, इसी को क्या कहते हैं, हम टैक्सेशन कहते हैं। अब इसके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। पहला कौन-सा है? कॉर्पोरेशन, ये भी पहला मतलब रेवेन्यू ही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। ये आपने सारे क्लेम नहीं करने, आपने कोई 3 या 4 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कौन से हैं आपके टैक्सेशन, ठीक है? सबसे पहला क्या है कि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करनी है। लोअर जो इनकम तबका है, आपकी जो पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है? आपने उन पर लो रेट्स डालने हैं। लो रेट ऑफ टैक्सेशन के थ्रू आपने कम टैक्स कलेक्ट करना है। जो हायर इनकम पर्सन्स हैं, आपने उन पर हाई रेट्स के थ्रू उन पर ज़्यादा टैक्स चार्ज करना है और टैक्स को कलेक्ट करना है। जब आप टैक्स लेते हैं, तो आपकी कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आपके कुछ एरियाज़ होते हैं, जस्ट लाइक चैरिटी की जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, आपके कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनको आपने प्रमोट करना होता है। अभी आप देखें कि जब से पीटीआई गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को काफ़ी सब्सिडीज़ दी हैं, ठीक है? एग्ज़म्पशंस दी हैं, टैक्स रिलीफ़ दिए हैं। उनको जेब से पैसे दे रहे हैं कि जनाब आप इस इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाएँ, हम आपको पैसे देते हैं, तो वो भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, ये डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, आपने 3 या 4 पॉइंट याद कर लेने हैं, इनमें से जो लिखे पड़े हैं, बाकी आपने कुछ भी याद नहीं करना, आपने पढ़ लेना है, मतलब मेन आइडिया माइंड में ले लेना है, आप अपनी वर्डिंग में भी देख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो 4-5 पॉइंट हैं, ये टैक्स एज़ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के बाद ये टेस्ट हो रहा होता है। आप पास्ट पेपर देख लें, आपको पास्ट पेपर में चीज़ लाज़मी नज़र आएगी। अगर ऑटम 14 से लेकर अभी तक अब आपकी ऑटम 21 है, तो 14 अटेम्प्ट्स बनती हैं, ठीक है? 14 में से कम 7 से 8 अटेम्प्ट में ये लाज़मी आया होगा। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन से उसके पूछ रहा है, डिफरेंट वेज़ पूछ रहा है, जिसमें टैक्सेस डेवलपमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहला क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरियाज़ को फ्री ज़ोन या इंडस्ट्रियल ज़ोन क्या कर देती है, वो अनाउंस कर देती है। जस्ट लाइक अभी आप अगर बलूचिस्तान में जो गवादर पोर्ट बन रही है, वहाँ पर अगर आप कोई उन्होंने एक एरिया स्पेसिफ़ाई कर दिया है, इंडस्ट्रियल ज़ोन स्पेसिफ़ाई कर दिया है, कि अगर आप उस एरिया में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स सपोज़ 5 साल तक, 10 साल तक आपके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं होंगे। आपकी जितनी इनकम होगी आपकी अपनी पॉकेट में जाएगी। इससे कि इसके पर्पज़ क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, आप बिज़नेस लगाएँगे वहाँ पर,
आप जो भी आपका बिजनेस होगा तो उस बिजनेस की वजह से 8 या 10 या 12 बिजनेसेस और भी बढ़ेंगे, उनका काम बढ़ेगा, ठीक है ना? आप परचेजेस करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी लेंगे एंड डिफरेंट न्यूज़, आप लेबर हायर करेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ये डेवलपमेंट का पर्पज होता है। आप फिर नेक्स्ट क्या है, टैक्सिंग द रिच एट हायर रेट्स व्हाइल टैक्सिंग द लो इनकम ग्रुप्स एट लोअर टैक्स रेट। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारी इनकम 4 लाख है तो उस पर टैक्स 5% है, अगर मेरी इनकम 50 लाख है तो उस पर टैक्स ऑलमोस्ट 15 से 18% है। ये मैं वैसे डेट्स खुद से बता रहा हूँ, मुझे कंफर्म डेट्स हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी रेट्स, जैसे कि आप देखें कि जब आप कोई इंपोर्ट करते हैं, कोई भी आइटम इंपोर्ट करते हैं, जितना वो लग्जरी आइटम होगा, उतनी क्या होगी उसकी आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होंगी, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होंगी, उतना वो महँगा होगा, ठीक है। तो आप ऊपर देख भी सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लॉज़ हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी गिवन है। अगर हायर टैक्स रेट्स ऑन इम्पोर्ट्स हैं, तो उसका क्या रीज़न होते हैं? क्या आपको पता है कि आप अगर कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ करते हैं, अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज़ करते हैं इम्पोर्ट्स पर, तो उसका भी एक ही पर्पज़ होता है कि चीज़ें जब इम्पोर्ट वाले आइटम्स महँगे होंगे, एक्सपेंसिव होंगे, तो उनकी कंज़म्पशन, उनकी डिमांड कम होगी, तो ऑटोमैटिकली आपके इम्पोर्ट्स में कमी आएगी। जैसे जो आपका करंट अकाउंट डेफ़िसिट होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा और आप न्यूज़ में भी सुनते आ रहे होंगे, जब से इमरान खान पॉलिटिक्स में मतलब आया है लास्ट 8-10 सालों से, तो करंट अकाउंट खसारा अब हर बच्चे को पता चल गया है कि मतलब किस तरह कम होता है और ज़्यादा होता है, सेम वाला सीन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि टैक्स क्रेडिट्स। अब आपको पता है कि आपके पास डिफरेंट चैरिटी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि शौकत खानम हो गया, जैसे कि आपकी क़ुव्वत फाउंडेशन होगी, जैसे कि आपका ईदी फाउंडेशन होगी, और छोटे-मोटे लेवल के और भी बहुत सारे होते हैं, वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं। तो उनकी जो उनको वो ज़ाहिर-सी बात है वो खुद कुछ उनको डोनेशन भी मिलती हैं, तो सारे पैसे जो होते हैं वो डोनेशन सारे खर्चे पूरे नहीं होते। वो साथ में साइड बिज़नेस भी रन कर रहे होते हैं, जिनसे जो इनकम उनको आती है वो सारी की सारी वो चैरिटी में ही उसी अपने इंस्टीट्यूट में सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वो उनकी इनकम होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एग्ज़म्पशन दे देती है। एग्ज़म्पशन मतलब होती है कि टैक्स रिलीफ़ दे देती है, क्रेडिट्स दे देती है, डिस्काउंट देती है एक तरह से। वो फिर से क्या होती है, प्रमोट करती है वेलफेयर एक्टिविटीज़। ठीक है, कुछ टैक्स क्रेडिट होते हैं, कुछ एग्ज़म्पशन होती हैं, ठीक है, कुछ वो इंसेंटिव देते हैं, मतलब सब्सिडी देती हैं, पैसे देते हैं जेब से कि यार आप ये लो, आप पैसे हम देते हैं, आप काम करो और आप हमें ऐसे-ऐसे पैसे वापस कर देना, ना भी करना तो कोई मसला नहीं है। ये आपके क्या हैं, डेवलपमेंट पर्पसेज़ हैं टैक्सेस, ठीक है? कि नेक्स्ट आता है बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉ। जब भी कोई टैक्स लॉ बनता है तो उसकी बेसिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले क्या है, इक्वालिटी। क्या आपने हर सिटीज़न के साथ मतलब कोई उसमें ऊपर से चीज़ें नहीं करनी, आपने इक्वालिटी करनी है कि हायर इनकम पे हायर टैक्स होगा, लोअर इनकम पे लोअर टैक्स, ठीक है? जितनी किसी की इस्तात होगी, जितनी जिसकी की कैपेसिटी होगी किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की, उतना ही आप उस पर बर्डन डालेंगे, ठीक है? सर्टेनिटी, ये आपके 4 नाम आप याद कर लें, ये कौन से हैं? एडम स्मिथ ने ये अपनी बुक में बताए थे कि ये टैक्स की बेसिक्स होती हैं। सर्टेनिटी, कि आपकी टैक्स लायबिलिटी मतलब पता हो किसी को कि मेरा टैक्स कितना बनता है। जैसे कि हम रेट्स क्यों गिवन होते हैं, स्लैब रेट्स क्यों होते हैं? जिसमें गिवन होता है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो एग्ज़ेम्प्ट है। ये मैं अदर दैन सैलरी बात कर रहा हूँ। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आपकी इनकम 6 लाख तक है तो आपकी इनकम एग्ज़ेम्प्ट है, उस पे कोई टैक्स नहीं है, ये सर्टेन है। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक के बीच में है तो आपका टैक्स होगा ₹8,000, ₹10,000 कम, लेट्स सपोज़ ₹12,000, सर्टेन है, ठीक है? कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, मतलब ये ईज़ी हो टैक्स पेयर के लिए टैक्स पे करना, और ये ईज़ी हो टैक्स कलेक्टर के लिए, लेट्स जस्ट सपोज़ एफबीआर के लिए, पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है? जैसे कि पहले मुश्किल था, आपको जाना पड़ता था एफबीआर के दफ़्तर जाना पड़ता था, अब क्यों वो सारा कुछ ऑनलाइन करते जा रहे हैं, एफबीआर अगर आप पोर्टल पे जाएँ, सारा कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, ठीक है? अब बंदा अपने घर बैठे अगर उसको आता है, तो खुद भी अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकता है। पीटीआई इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अब फिर है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। पहले ये था कि आप मतलब लेट्स सपोज़ कलेक्शन कॉस्ट ये कह रहे हैं कि सबसे कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ये ऐसा ना हो कि एक इंडिविजुअल है उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 5,000, अब
जो टैक्स कलेक्टर है, जो एफबीआर का ऑफिसर है जूनियर लेवल का, जो एम्प्लॉई है, वो टैक्स उसके घर लेने जाता है, वो अपना क्लेम कर देते हैं 4,000 रुपये एक्सपेंस क्लेम कर देते हैं। गवर्नमेंट को क्या बचा? ठीक है ना? इसी वजह से जो इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन है तो वो कम से कम होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ लिवे ऑफ टैक्सेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने नाम यूज़ करना है, उसका आइडिया लेना है, अपनी वर्डिंग में लिखनी है, ठीक है? द बेनिफिट प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या आता है कि जितना जिसने गवर्नमेंट से इस पूरे साल में फ़ायदा लिया है, बेनिफिट लिया है, उतना ही उस पर टैक्स होगा। अगर मियाँ मंशा है, मियाँ मंशा मतलब आपको पता होगा, जो आपके निशात ग्रुप के ओनर हैं, निशात चुनिया मिल्स, निशात टेक्सटाइल, निशात आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, उनकी वो भी इंडस्ट्री में भी जो निशात होटल्स भी हैं, एम्पोरियम, एमसीबी बैंक, ये सारे उस ग्रुप में आते हैं, मियाँ मंशा ग्रुप में आते हैं। मतलब उसने बहुत बेनिफिट लिया है, तो उसने टैक्स भी बहुत पे करना है, वो अरबों में टैक्स पे करेगा, ठीक है ना? जितना जिसने बेनिफिट लिया उतना उसी ने क्या करना है? टैक्स पे करना है। अगर एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 20,000 पर मंथ है, क्योंकि इसका मिनिमम आपकी पे स्केल है, गवर्नमेंट ने इस साल जो बजट दिया है, उसने फिर टैक्स ही पे नहीं करना, उसकी टैक्स सैलरी कितनी बनती है टोटल पूरे साल की? 2,40,000, तो वो टैक्सेबल नहीं बनती, एग्जेम्प्ट बनती है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जितना जिसने बेनिफिट लिया है उतना उसने क्या करना है? टैक्स पे करना है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू पे टैक्स, ये सेम बात है विद द पर्सन इनकम और द एबिलिटी टू पे। जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना आपका टैक्स भी ज्यादा होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? जिसकी जितनी वेल्थ ज्यादा होगी उतना उसने क्या करना है? टैक्स भी ज्यादा पे करना है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने ये चीजें याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये नीचे वाले भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहला है प्रोपोर्शनल फ्लैट टैक्स, फिर है रिग्रेसिव टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो नहीं देखता कि मतलब फ्लैट टैक्स, ये अमीरी और गरीबी में फ़र्क नहीं करता। ये कहता है कि अगर आपने आपने 10,000 रुपए कमा रहे हैं या आप 10 लाख कमा रहे हैं 1 मंथ के, टैक्स आपने सेम देना है। जस्ट जो सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल इसकी है वो है सेल्स टैक्स। अगर एक 10,000 वाला, जिसकी इनकम मंथली 10,000 रुपए है, अगर वो भी जाके एक शैम्पू की बॉटल लेता है, उसने भी उतना सेल्स टैक्स पे करना है उसपे जब परचेज़ करेगा। अगर एक 10 लाख वाला जाके शैम्पू की बोतल परचेज़ करता है वही वाली, उसने भी उतना क्या करना है? टैक्स पे करना है। 17% होता है, 16% होता है, और प्रोविज़नल डिफरेंसेस दिए जाते हैं। अगर हम गुड्स की बात करें तो वो तो टैक्स सेम ही है पूरे पाकिस्तान में 17%। अगर हम सर्विसेज़ की बात करें, सेल्स टैक्स वो डिफ़र करता रहता है। जैसा कि पंजाब में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कोई गरीब जाता है चाहे कोई अमीर जाता है। अगर वो कैश में पेमेंट कर रहा है तो वो 16% पे टैक्स पे करेगा। अगर वो थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहा है तो पंजाब में वो 5% टैक्स देगा। ठीक है? फिर क्या है? रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है? दिस मीन्स दैट इट हिट्स लोअर इनकम इंडिविजुअल्स हार्डर। ये भी एक तरह का जस्ट लाइक सेल्स टैक्स ही होता है। लोअर इनकम ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं 10,000 में से 70% अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट के ऊपर को परचेज़ करता हूँ, मुझ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, मैं गरीब इंसान हूँ। अगर मैं एक अमीर हूँ, अगर मैं 10 लाख मेरी इनकम है, तो मुझ पे वो फ़र्क नहीं पड़ता 70% अगर प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ। फिर है रिग्रेसिव टैक्स, ये आपका इनकम टैक्स होता है, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स, ठीक है? जस्ट लाइक जो भी एक वीडियो वायरल हुई थी सरदरान रऊफ की, बड़ी वाली इनकम पे बड़ा वाला टैक्स, छोटी वाली इनकम पे छोटा वाला टैक्स, ठीक है? तो ये आपका वो आता है, आपने ये याद करनी है ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पेज था, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट था, आपने इनको ना अंडरस्टैंड करना है और याद करना है। क्राइमिंग नहीं करनी वर्ड बाय वर्ड, आप याद कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज़, ये भी बहुत ईज़ी चीज़ है, मुश्किल नहीं है, ये क्राइम नहीं करना। तो यहाँ पर 7-8 गिवन है, आपने 4-5 याद कर लेनी है और बात खत्म। टैक्स इज़ एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, ज़ाहिर-सी बात है, अपनी मर्ज़ी से कौन पैसे देगा? ज़बरदस्ती गवर्नमेंट पैसे लेती है, वरना फाइन करती है, पेनल्टीज़ करती है। आप अपने चैप्टर में पढ़ सकते हैं, रिटर्न सस्पेंड एंड अपील वाले में, जो आपको चैप्टर है इनकम टैक्स का भी और सेल्स टैक्स का भी, वहाँ पर उनके ना कॉन्सिक्वेंसेस गिवन है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाते, सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करवाते, खुद को एफडीआई के साथ रजिस्टर नहीं करवाते, तो आप पर क्या-क्या पेनल्टीज़ होंगी। जस्ट लाइक आपके माइंड में आपने ये टर्म सुनी होगी, फाइलर एंड नॉन फाइलर। तो आप क्योंकि माशाल्लाह अब सारे स्टूडेंट्स के पास क्या होते हैं, एटीएम्स होते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बने होते हैं मेजॉरिटी के। तो आपने देखा होगा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स आपका कहा, जब आप कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा एक दिन में, तो एक टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं आपके बैंक से।
तो ये एक तरह की इन्फोर्समेंट्स हैं कि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे, ज़बरदस्ती ले लेंगे भई, पे तो आपने करना ही करना है। ये पेएबल इन कैश होता है, आपने मतलब कोई कैश लेकर जानी होती है, जो आपको चालान की अमाउंट बनती है, आप कैश लेकर जाते हैं और आप जाकर चालान बैंक में जमा करवा देते हैं, ठीक है? इसमें कोई प्रोमिसरी नोट्स वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं होते। टैक्स इज़ प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर, सिंपल सी बात है, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। अच्छा जी, ये किस-किस पर लगता है? ये आपकी इनकम पर लगता है, ट्रांज़ैक्शंस और प्रॉपर्टी पर लगता है। ट्रांज़ैक्शंस आपकी कौन-सी होती हैं? जो आप ये एक तरह की आपकी इनकम पे ही डिडक्ट होता है, लेकिन ट्रांज़ैक्शन पे लग रहा हो, जैसे आप बैंक में ट्रांज़ैक्शंस कर रहे होते हैं, आपको टैक्स कट रहा होता है, आपकी प्रॉपर्टी पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप किसी अगर आप लाहौर के रेज़िडेंट हैं, अगर आप इस्लामाबाद मतलब जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, इनके रेज़िडेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? फिर आप क्या है बट स्टेट जी स्टेट आपकी लगाती है, सही बात है जी। लॉ मेकिंग बॉडी लगाती है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट सेम स्टेट वाली बात ही हो गई। और ये पब्लिक पर्पसेज़ के लिए होता है। अब पहले बात कर चुके हैं लास्ट पेज पे डेवलपमेंट के लिए होता है, ताकि कंट्री को रन करने के लिए होता है और कंट्री को मैनेज करने के लिए पब्लिक पर्पज़ ही होता है। बस लेकिन पाकिस्तान में पर्सनल पर्पज़ के लिए भी होता है क्योंकि करप्शन हो जाती है, तो जो टैक्सेस वाले पैसे आते हैं वो पॉलिटिशियंस के सिर्फ़ पॉलिटिशियंस भी नहीं बहुत सारे बंदों के मतलब उसमें ना वो पॉकेट्स में चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, ठीक है जी। फिस्कल एडिक्वेसी, बहुत ही मज़ेदार बात जी, कि जब आप फिस्कल एडिक्वेसी इसमें आ जाता है कि आपको पता हो कि मैंने इस साल में कितना रेवेन्यू फिस्कल मतलब ये आपको पता है कि आपका बजट ईयर होता है जो आपका जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब मैंने कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है और अपने एक्सपेंडिचर्स को, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को, कंट्री के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, ठीक है? इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस दोबारा बातें सेम-सेम कवर हो रही हैं कि हाँ जी, एबिलिटी टू पे ऑफ द टैक्स levied upon must be based upon the ability to pay एबिलिटी ऑफ द सिटीज़न टू पे, ठीक है ना? ये सेम बात है कि हायर इनकम हायर टैक्स, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आपकी इनकम कम है, उन्होंने सिर्फ थ्रेशहोल्ड दे दिए, मिनिमम थ्रेशहोल्ड 6 लाख है, तो उनको पता है कि अगर एक बंदे की 6 लाख साल की इनकम है, सैलरी है, तो वो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो टैक्स पे कर सके, इसलिए कहते हैं कि एग्ज़ेम्प्ट है, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव फिज़िबिलिटी मतलब ये कि आपका जो टैक्स सिस्टम है, जो आपका एफबीआई का फुल सिस्टम है कि टैक्स इनकम से लेकर टैक्स लायबिलिटी तक और टैक्स पेमेंट तक, टैक्स पेयर के लिए सारा कुछ आसान होना चाहिए। कोई क्योंकि पैसे देना वैसे ही मुश्किल काम है। अगर मुश्किल पैसे देने वाला सिस्टम ही सारा जो प्रोसेस है वो भी मुश्किल होगा, तो मुश्किलात डबल हो जाएँगी, तो जो बंदे टैक्स दे रहे होंगे, देना चाह भी रहे होंगे, वो भी नहीं देंगे। ठीक है ना जी? आगे वाला भी आसान है, आप रीड कर लीजिएगा, मसला नहीं है। लेकिन ये हम जो लास्ट 2 पेजेज़ पढ़े हैं ना, ये यहाँ से लेकर ये हैं सारी इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन ये पेपर में आने वाली बातें हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, टू लेविएट टैक्स हैं, काइंड्स ऑफ टैक्सेस कौन-सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-सी हैं, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। देखो ना, डिफरेंशिएट आपने करना है। और ये है प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स। ये सिस्टम की बात कर रहे हैं और टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने ये डिफरेंशिएट करना है, उसको याद करना है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी? तो अब डायरेक्ट टैक्स टैक्सेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स ये है कि जो आप डायरेक्ट आप पे करते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट को जाकर पे करते हैं। इसमें आपकी इनकम टैक्स होता है जी, ठीक है? वो क्या है, सैलरी वगैरह हो गई, इनकम प्रॉपर्टी, हम आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। उसके बाद होता है आपका कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है? जब आप कुछ परचेज़ करते हैं कैपिटल वैल्यू की, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, वो आप पे कर रहे होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना? गवर्नमेंट को आप डायरेक्ट पे कर रहे होते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे होते, कुछ अथॉरिटीज़ को पे कर रहे होते हैं, जो कि आपकी फिर वो गवर्नमेंट को सबमिट करवाते हैं। कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी है एंड सेल्स टैक्स है, ठीक है? जिस तरह से आप गुड परचेज़ किया आपने और आपने सबमिट गुड जो बंदा था उसने उसको आपने टैक्स सबमिट करवाया, उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया, उसने आगे क्या करना है, रिटर्न बनानी है, सारा प्रोसीजर है। हम सेल्स टैक्स में उसको डिस्कस करेंगे, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को सबमिट करवा देगा। जी, अब हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज़ इन पाकिस्तान। जी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लें फॉर नॉलेज पर्पज़, आपको पता हो कि आपके टैक्स लॉज़ की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ तक आकर आपका चैप्टर 1 क्या हो जाता है, कवर हो जाता है जी।
जी, फ़ी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि हमारे टैक्स लॉज़, जो हम टैक्स सबमिट करवाते हैं, वो गवर्नमेंट के पास कहाँ पर जाता है, कौन से अकाउंट्स में जाता है और वो पैसे किस तरह सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चों में कौन से पैसे लगते हैं, सारा कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्ट लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है लॉ की, क्योंकि लॉ की प्रोविजंस हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, नॉलेज का हमें काफ़ी उसमें मिलेगा।